स्त्री जब खुश होती है नाचती है। तुमने कितनी स्त्रियों को नाचते देखा है? पुरुष जब खुश होता है ठहाके लगाता है, और ठहाके तो वह अपने मूर्खताओं पर भी लगा सकती है, और मुस्कान उसकी चिरस्थायी मुद्रा है। स्त्री जब बेफिक्र होती है गाती है। युग को इंतजार है नाचती गाती स्त्रियों का। मत भूलो नाचती हुई हर शय सुंदर ही नहीं खतरनाक भी होती है। जो नाचना जानता है उसे आता है नचाने का हुनर। सृष्टि में जो कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण है वह नाच रहा है अपनी ही धुरी पर, औरों की करता हुआ परिक्रमा। पृथ्वी, सूर्य, तारे, नक्षत्र, हर जगह है असीम नर्तन। आह्लादकारी बहती मंद हवा जब नाचती है हो जाती है विनाशकारी। नाचते शिव के तांडव से संतुलन खो बैठता है ब्रह्मांड। स्त्री जब खुश होती है वह शब्दों से परे बोलती है। उसका नमक बोलता है उसके पकाए गए व्यंजनों में, बर्तन बोलते हैं रसोई से, सुनाई देने लगती है कढ़ाई में चलते हुए कलछुल की आवाज। बर्तनों के माजे जाने की बदल जाती है ध्वनि। फर्श पर गिरे बर्तन देर तक नाचते हैं। खांसने पर मजबूर हो जाते हैं लोग छौंक से उठती गंध से, जो कभी कभी खुशबू से ही निहाल कर देते हैं। स्त्री खाने में डाली गई मिर्च से भी बोलती है। स्त्री खाने में डाली गई मिर्च से भी बोलती है, और कई बार उसके शब्दों से झरती है मिर्च की तीक्ष्णता। भोजन का स्वाद बता देता है स्त्री के मनोभाव। स्त्री सभी दिशाओं से बोलती है, ऐसी दिशाओं से भी जो अभी बनी ही नहीं है। तो आइए मिलते हैं कलम कमाल की कार्यक्रम में अभिज्ञात से। दर्शकों, दिल दिल्ली दिल देश में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हिंदी के एक सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर अभिज्ञात से, जो हरिवंश राय बच्चन के शिष्य हैं और जिनकी अभिव्यक्ति के दरवाजे उनके 10 कविता संग्रह बताते हैं। नया कविता संग्रह जरा सा नॉस्टैल्जिया आ चुका है, और एक कविता जो जिसका शीर्षक है स्त्री जब खुश होती है बेहद चर्चा में है। तो आज हम उनसे बात करते हैं। हम रूबरू हैं अपने इस कार्यक्रम के तहत कलम कमाल की। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अभिज्ञात जी आपका। नमस्कार जी। आपकी कविताओं में गांव की खुशबू बोलती है, स्त्री के किचन में बर्तन बोलते हैं। तो इस तरह की प्रेरणा आपकी कहाँ से आई है, जो एकदम अभिव्यक्ति के नए आयाम हैं? तो इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा पिछला संग्रह कुछ चुप्पियों में मैंने दुख पर बहुत सारी कविताएं उसमें लिखी थी, और चुप्पियों पर भी, कि आदमी क्यों चुप रहने को विवश है और उसकी चुप्पियां क्या कहती हैं, या हमारे जीवन में जो दुख हैं क्या वे हमारे जीवन को तोड़ते हैं, हमारी शक्ति को तोड़ते हैं, या हमें ऊर्जा देते हैं। इस पर वह केंद्रित कविता थी। वो एक बुद्ध ने दुख पर जो अपना चिंतन किया था, मैं थोड़ा सा उससे असहमत होते हुए मैंने एक नई दिशा खोजने की कोशिश की कि दुख को लेकर नए सिरे से मैं उस पर विचार करूं, जो आज के हमारे अपने जीवन, हमारे अनुभवों से निकली हुई बात हो। लेकिन अभी जो उसके बाद का जो मेरा संग्रह है जरा सा नॉस्टैल्जिया, इसमें हमारे जीवन में जो चीजें छूट गई हैं, चाहे वो स्थान हो, चाहे जो मूल्य हो, या हमारे जीवन की जो खूबसूरत चीजें हों,
तो जरा सा दूरी से देखने से वो चीजें और ज्यादा अर्थवत्ता के साथ हमारे सामने आती है, ज्यादा स्पष्ट उसकी आवाज सुनाई देती है। कई बार जो है ध्वनि हमारे ज्यादा करीब होती है, चीजें हमारे करीब होती हैं तो हमारी पूरी दृष्टि उस पर नहीं जाती है। जब चीजें थोड़ा दूर होती हैं या खो जाती हैं तो उस पर हमारा ध्यान अधिक जाता है और उसका एक सौंदर्य अधिक हमारे सामने आता है। तो ये जरा सा नॉस्टैल्जिया में वही बातें थी और मुझे यह पता नहीं था कि कोरोना जैसा संकट हमारे जीवन में आने वाला है। मैंने जो सोचा था वो था कि हम जीवन की भागम भाग में जिन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, गांव को छोड़कर, मजबूरी में गांव को छोड़कर हम शहर की तरफ लौटे कि हम कुछ आर्थिक संसाधन जुटाएंगे अपने जीवन के, अपने बच्चों की जरूरतों के लिए, अपने परिवार की जरूरतों के लिए। आर्थिक संसाधन गांव में कम है तो शहरों में हम चले गए। लेकिन जाने के बाद हमने क्या पाया कि शहरों में हमने तो जो अर्जित किया, लेकिन जो हमारा गांव में पीछे छूट गया था वो और ज्यादा पीछे छूट गया। जिसे हम छोड़ आए सिर्फ उतना ही नहीं छूटा है, हमारे जीवन की बहुत सारी खूबसूरत चीजें ही नहीं छूटी हैं, बल्कि जिन आर्थिक संसाधनों के लिए हम शहर में आए तो हम अपने को शहर में से मजबूत करने की कोशिश में रहे, लेकिन गांव में हम और खोखले होते गए। हमें पता चला कि आप शहर में पूरे 1 साल कमाने के बाद जो पैसा जुटाते हैं उससे 1 बिस्सा या 1 कट्ठा जमीन खरीद पाने लायक आप पैसा जुटाते हैं, लेकिन उस 1 साल के अंदर में आपकी 5 कट्ठा जमीन जो है आपके पास पड़ोस के लोगों ने, आपके संयुक्त परिवार के लोगों ने दखल कर ली है। आपकी घर की चौहद्दी सुरक्षित नहीं है, आपकी जमीनें सुरक्षित नहीं है, आपके बगीचे सुरक्षित नहीं है। आप अपने बच्चों को कमाकर यहाँ से पैसा भेजते हैं और वो वहां पर आपको एटीएम समझता है। उसे नहीं पता है कि हमारे पिता ने जो संघर्ष किए हैं, उसे जो कमा कर भेजा उसका क्या मूल्य है। जी। और आप पूरी जिंदगी भर कमाने के बाद जब गांव लौटते हैं तो पता चलता है कि गांव के लोग आपसे अजनबी है। नॉस्टैल्जिया है, ये जो विषाद है, ये कोरोना काल में एक अलग आयाम ले गया है, लेकिन ये जड़ों से कटने का विषाद है असल में। पहले हमारे लिए ये जड़ों से कटने का था, लेकिन अब तो हमें लौटना है। अब तो जब मैंने संग्रह लिखा था, एक कविताएं लिखी थी, उस समय कोरोना काल नहीं आया था, तो मैंने सामाजिक विसंगतियों और उसकी वजह से गांव छूट जाने की जो दर्द था, जो मोह था, जो प्यार था, वो अव्यक्त हुआ था। लेकिन अचानक कोरोना होने के बाद लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, ये तो हमारी अब जरूरत बन गया है। हम अपनी जड़ों से कट कर बाहर आ गए हैं, लेकिन अगर ऐसे संकट आ गए तो हमारे पास अगर हमारे गांव भी नहीं बचे तो हम कहाँ जाएंगे। और उनके पास 2 बीघा जमीन भी नहीं है, खेती भी नहीं उपार्जित कर सकते, तो सरकार की ओर से दिए गए थोड़े से राशन के बल पे उनका जीवन कैसे कटेगा और उनके जीवन में खुशहाली कहाँ है। अब तो गांव से जुड़ना बेहद जरूरी महसूस होने लगा कोरोना की वजह से। जो स्त्री को लेकर जो आपने जो बिंब की जिस कविता की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो आपने प्रकट किए हैं, वो घर से निकले हैं, घर की रसोई से निकले हैं और समूची स्त्री पर लागू है। जो स्त्री एक जो है वो रूपक हो गई है, पृथ्वी की हर स्त्री की अभिव्यक्ति उसमें है। तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, मैं तो शुरू से मानता रहा हूँ कि जो सृष्टि है, जो सर्जना का जो काम है, वो महिलाओं का ही काम है। एक पुरुष कभी अकेले घर नहीं बना सकता। स्त्री की अनुपस्थिति में घर की कल्पना संभव नहीं है। और घर से ही, घर अगर सबसे छोटी इकाई माना जाए तो पूरी सृष्टि की सबसे छोटी इकाई घर है, जो स्त्री से शुरू होती है। तो घर को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की रचना, उसकी सर्जना, उसको रूप देना, उसको व्यवस्थित करना, यह स्त्री का ही काम मूलतः है, मैं मानता हूँ। पुरुष तो सिर्फ सहायक बन सकता है, लेकिन केंद्रीय हमेशा स्त्री की रहेगी। और उस स्त्री की हर घर में लगभग उपेक्षा जो होती रही है, उसके मनोभावों से लेकर, उसके अधिकारों से लेकर, उसके चरित्र से लेकर, यह बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति है। और बिना इस स्त्री को सबल किए, बिना उसको उसका हक दिए, बिना उसको उसकी गरिमा दिए, हम आगे नहीं बढ़ सकते और बहुत अच्छे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्त्री विमर्श हिंदी साहित्य में वैसे नया नहीं है, नई है जो नए रूपक हैं जो आपने गढ़े हैं। स्त्री जब नाचती है
तो स्त्री जब नाचती है तो उसके भी आपने दो बिंब प्रस्तुत किए हैं, उसके भी आपने दो अर्थ प्रस्तुत किए हैं। एक तो ये उसके आनंद का प्रतीक है और ये सृष्टि के लिए भी आनंद का प्रतीक है, और दूसरा ये सहारक भी हो सकता है, जहाँ शिव तांडव तक जो नृत्य जाता है आप वहां तक उसे ले गए हैं। रसोई में खड़कते बर्तनों की आवाज, सब्जी के स्वाद और मिर्च में भी स्त्री का बोलना, ये सब अभिव्यक्तियां एकदम नए बिंब हैं। और ये नए बिंब बहुत कुछ स्त्री के बारे में ऐसा बताते हैं जो अब तक अनकहा था। तो आप नहीं, वहां तक देखिए देखिए देखिए, ये चीजें नई नहीं है। एक्चुअली में स्त्री अपना जो समर्पण करती है वो लाचार होकर समर्पण नहीं करती है। वो जी सृष्टि की सर्जना के लिए, घर परिवार की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए समर्पण भाव से काम करती है, और उसे उसकी लाचारी और मजबूरी और उसकी कमजोरी माना गया है, माना जाता रहा है। लेकिन जब जब स्त्री ने विद्रोह किया स्थितियों के, वो पुरुष पर हमेशा भारी पड़ी है। जी ये हमारे तमाम मिथक इस बात के गवाह हैं, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे मतलब हर समय में, यहाँ तक कि आज की राजनीति में भी, जब भी जहां कहीं भी स्त्री को कमजोर समझकर ललकारा गया है, उसने अपना प्रमाण दिया है कि वह मजबूत है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे आपके यहाँ एक बिंब है स्त्री जब नाचती है, लेकिन जब स्त्री जब खेलती है, वो बंगाल में अभी सबने देखा है कि जब खेला होवे तो फिर क्या होता है। तो वो बिंब शायद आगे की कविताओं में हमें देखने को मिलेगा। देखिए, उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में मैं मानता हूँ, आप देखिए खेल की दुनिया में, जी पराक्रम की दुनिया में, आज तो महिलाएं जो है फाइटर विमान भी उड़ा रही हैं। जी राजनीति में तो जहां मैं तो नहीं समझता कि पूरी एक लंबी परंपरा रही है हमारे देश में, चाहे वो मायावती रही हो, चाहे ममता बनर्जी रही हो, जी चाहे जयललिता रही हो, जब भी वो राजनीति में आई हैं तो वे कभी भी अपने यहाँ राजनीति में भी किसी से कमजोर नहीं पड़ी हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो ऐसा भी उदाहरण पेश करने वाली सोनिया गांधी हमारे देश में है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद को भी त्यागने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। तो जी हमारे यहाँ उदाहरण तो है, हमारे यहाँ जी। सेवा से लेकर, त्याग से लेकर और सबलीकरण के सबके उदाहरण हमारे देश में भी हैं और पूरी दुनिया में है। और हाल ही में ओलंपिक में भी जो है बेटियों ने काफी ज्यादा पराक्रम दिखाया। और शुरुआती जब चारों निराश थे हम लोग, तो जो मीराबाई चानू है या सिंधु है, पीवी सिंधु है, पदक लेकर उन्होंने एक उत्साह बनाया जो आगे गोल्ड तक गया नीरज चोपड़ा के। तो स्त्रियों के पराक्रम का तो कोई सानी नहीं है, ये इस बात से तो पूरी दुनिया सहमत है। स्त्री विमर्श से आगे जो आपकी जरा सा नॉस्टैल्जिया है, ये विषाद और किन किन चीजों का विषाद है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग जो प्रवासी मानसिकता है, आज पूरी दुनिया में प्रवासी मानसिकता की बात है कि लोग अपनी जो जी जो अपनी जड़ों से टूटकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो हम जी अपने बहुत सारी बचपन की स्मृतियां, अपने सारे परिचित लोग, अपना सुपरिचित खान पान, अपना रीति रिवाज, जी अपने पूरा एक सर्कल से कटकर दूसरी जगह पर जाते हैं। ये पूरे एक व्यथा की कहानी हर आदमी के अंदर है। लेकिन आप ये जी देखिए कि वे प्रवासी दूसरी जगह जाते हैं और नए लोगों के बीच में जाकर अपने श्रम के बल पर अपनी पहचान बनाते हैं, अपने व्यवहार से अपनी विश्वसनीयता बनाते हैं और दूसरों के साथ में जीने की कोशिश करते हैं और वहाँ का हिस्सा बन जाते हैं। जी दुखद यह है कि हमारे यहाँ जो साहित्य में सबसे बड़ा मूल्य होना चाहिए, वो जी ये जड़ों से टूटे हुए लोग जब दूसरी जगह जाते हैं, वो उनकी जीवट शक्ति को पहचानने की जरूरत है। लेकिन जी हमारे यहाँ उस चीज को बहुत ज्यादा, और वे जो लोग जड़ों से टूटकर दूसरी जगह गए हैं, तो सीधी बात है कि उनके जहन में जो पीछे छूट गया है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। वो जी उनके जीने का पूरा संबल है, वही उन्हें जी प्रेरित करता है, वही उनकी ताकत है कि हम बाहर में जो श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कम पैसे में अधिक मेहनत कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो एक अपने पीछे दुनिया छोड़ आए हैं, वो दुनिया सुंदर हो जाए। लेकिन साहित्य में नॉस्टैल्जिया को महत्व नहीं मिला, उसे बहुत रोमानियत के तौर पर देखा गया। हमारे यहाँ जो साहित्य के बड़े बड़े मूल्य हैं, उसके जी अंदर नॉस्टैल्जिया कोई मूल्य हमारे यहाँ बनकर नहीं आता है। जबकि आप ये देखिए कि जब भारत का विभाजन होता है,
देश के दो टुकड़े होते हैं। बहुत सारे लोग इस पार के उस पार गए, बड़ी बहुत तरफ सारे लोग और उस पार के लोग इस पार आए। उन्होंने तो पूरी एक दुनिया अपनी छोड़ दी। क्या उनके अंदर नॉस्टैल्जिया नहीं है? यह जो नॉस्टैल्जिया है, यह ये जो बांग्लादेश का विभाजन, बांग्लादेश और बंगाल, आज भी इस पार के लोग उस पार बड़ी हसरत से देखते हैं कि हाय, कभी हमारे खेत उस पार हुआ करते थे, कभी हमारा जन्म उस पार। हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे नेता हैं जिनकी जन्मभूमि उस पार है। जी जी, पंजाब हमारे में भी देश के ऐसा है जी। तो उन लोगों के अंदर क्या नॉस्टैल्जिया नहीं है? वे बड़े प्यार से उसको देखते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह में पंजाब से जलते हुए दिए लेकर बॉर्डर पे जाने वाले लोग हैं। किस लिए? क्योंकि उस पार उन्होंने उस पार का जो छोड़ दिया था, और एक सांप्रदायिक आधार पर देश का जो विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ, लेकिन मन तो स्वीकार नहीं करता है। आज देखिए कि मनमोहन सिंह जी से लेके आडवाणी जी तक का जन्म उस पार हुआ है। क्या उनके अंदर में वो नॉस्टैल्जिया नहीं है? हम अभी दिलीप कुमार साहब को याद करने हमने खोया है, याद करते हैं कि हमारे तो उस पार उनका घर है। तो हमारे ये जो नॉस्टैल्जिया है, असली में साहित्य की बहुत बड़ी ताकत है। और साहित्य में मैंने जब ये जरा सा नॉस्टैल्जिया मैंने अपने संग्रह का शीर्षक क्या दे दिया, लोगों ने कहा अरे ये तो भगोड़ापन है इसके अंदर, ये तो भाग रहा है, तो पलायन कर रहा है, ये तो पूरे संघर्षों से पलायन कर रहा है। ये जो हमारी वामपंथी दृष्टि रही साहित्य आलोचना की, या एक जो ये मानते हैं कि नॉस्टैल्जिया बहुत आज की प्रासंगिक चीज नहीं है, ये संघर्ष से भागने का रास्ता है। मैं ये समझता हूं कि संघर्ष से भागने का रास्ता नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये जीवन को समग्रता में जीने का रास्ता है। हम अगर अपना शरीर लेकर कहीं चले जाते हैं और मन कहीं छोड़ आते हैं, तो क्या वो जो छोड़ा हुआ हमारा मन है वह क्या वास्तविकता नहीं है? आज हमारे भोजपुरी जो गीत हैं, उसमें तमाम जो गीत हैं वो विरह के गीत हैं। वे अपने गांव और खेतों और अपनी जिस पत्नी को मजबूरी में छोड़कर वो शहर कमाने आए हैं, जिन बच्चों को छोड़कर कमाने आए हैं, जब उस व्यथा को दर्द व्यक्त करते हैं तो कहते हैं भोजपुरी में बड़ी अश्लीलता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे दिन कमाने चला आया है। क्या आप ये मानते हैं कि हमारे जो सैनिक सीमाओं पे लड़ रहे हैं उनके अंदर नॉस्टैल्जिया नहीं है? उनके अंदर संघर्ष करने की, लड़ने की ताकत कौन है? वे जो अपने पीछे अपना गांव छोड़ आए हैं, अपने परिवार छोड़ आए हैं, वे उन्हीं को तो बचाने के लिए वे जी रहे हैं, उन्हीं की बेहतरी के लिए तो वे जी रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ इस संग्रह पर विचार के साथ नॉस्टैल्जिया साहित्य में एक व्यापक स्वीकृति पाए, मेरी ये कोशिश रही है। आपका कहना है कि समूचा समाज ही जब अपने नॉस्टैल्जिया से लड़ रहा है, अपने विषाद से लड़ रहा है, ऐसे में उससे कैसे भागा जा सकता है? ऐसे में उससे कोई कैसे भाग सकता है? नहीं, उसको ताकत बनाने की जरूरत है, भागने पलायन की जरूरत नहीं, उसे शक्ति बनाने की जरूरत है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, उससे कैसे भागा जा सकता है? उसे अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने से हिंदी साहित्य में इतना डर क्यों है? ये लोग मानते हैं सीधा सीधा जो संघर्ष है उसमें रूमानियत नहीं हो, जबकि सारे संघर्षशील लोग रूमानियत से, क्रांति रूमानियत से शुरू होती है। और रूमानियत को ही अगर आप त्याग देते हैं, अगर आप ये देखिए कि ये जो अतीत मोह, जैसे नॉस्टैल्जिया को हिंदी में शब्द दिया अतीत मोह, हमारे यहाँ मोह बड़ी बड़ी खराब चीज मानी गई है, लेकिन अतीत से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे प्रेरणा लेते हैं। अब देखना यह है कि अगर आप पूरे अतीत को खारिज करते हैं तो बहुत सारी अपनी शक्तियों को भी खारिज करते हैं। और आप देखिए कि बहुत अपने देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, एक दौर था कि जब उन्होंने हमारे अतीत को भाजपा के हवाले या हिंदुत्व के हवाले या हिंदुत्ववादी ताकतों के हवाले छोड़कर बाकी मुद्दों पे लड़के कि नहीं नहीं ये हमारा एजेंडा नहीं हो सकता। और आप ये देखिए कि जनता ने उस अतीत को छोड़ने से इनकार कर दिया, और उस अतीत, और फिर उसका क्या हुआ कि एक छलावे का फिर शिकार हो गई। वो तो गई थी अपनी अतीत की खूबसूरत चीजों को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके साथ बहुत सारा अतीत का कचरा भी उसमें शामिल हो गया, और उस बोझ के आगे, बहुत सारे अतीत के बोझ के आगे वो हमारी खूबसूरत चीजें फिर से ढक गई। हमें अपने अतीत से क्या बेहतर है वही ग्रहण करना है। सारा का सारा अतीत हमारे लिए उपयोगी कभी नहीं हो सकता। और दिक्कतें शायद तभी शुरू होती हैं जब हम सिर्फ अतीत जीवी हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा। और वर्तमान की जो चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उनको भी हम
अनदेखा कर देते हैं, जैसा कि राजनीतिक संदर्भ में बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। एक कविता के संदर्भ में हम अपने विषाद को जब देखते हैं, हम उसे अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, अपने नॉस्टैल्जिया को, तो क्या हम अपने उन सवालों को चुनौती देते हैं जो हमसे कहते हैं कि बुरी चीजों पे पर्दा रहना चाहिए? नहीं, बुरी चीजों पर पर्दा नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो बहुत सारी हमारी विसंगतियां उसको ग्लोरीफाई करना बहुत गलत है। हमें हमारा हमारा अतीत अगर है तो सिर्फ हमारा अतीत है इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। हमें समाज हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है और आगे ही बढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ वो चीजें लेनी है जिससे हमें शक्ति मिलती है, और हमें देखना होगा कि वो कौन सी चीजें हैं। आज भी हमारे देश में जो बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है स्त्रियों को, उसके पीछे हमारे अतीत की बहुत सारी खामियां हैं। भारतीय समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे यहाँ हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा छद्म है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है, जिस मूल्य की बात, आदर्श की हम दुहाई देते हैं कि हमारा चारित्रिक जीवन जो बहुत अच्छा रहा है, हम चरित्र के मामले में बहुत बेहतर रहे हैं, यह सिरे से एक छलावा है। हमारे देश में जब देखिए कि चाहे जो जिस पद पर बैठा हुआ है उसके अंदर वह जहां भी मौका मिलता है वो करप्शन के लिए तत्पर दिखाई देता है। क्या लगता है कि जो आज का हिंदी साहित्य है वो समाज के जो सही सवाल हैं उन्हें उठा पा रहा है या नहीं? आप क्या मानते हैं? एक तो वो कंफ्यूज है क्योंकि उसके पास पहले से राजनीतिक दल का चश्मा था। अब उस राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत है। आप ये देखिए कि वह जो वामपंथी राजनीति थी, अपनी विफलताओं के कारण उन्होंने तलाश नहीं किए कि हम क्यों हो रहे हैं, लेकिन उनमें क्या कमियां थी उसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। और आपको मैं बताऊं कि वो चीजें पूरी तरह साहित्य में आई। एक वामपंथी दृष्टि से आपको हमने आलोचना का हथियार बनाया, जो वस्तु स्थिति समझने के लिए तैयारी नहीं था। ऐसे में उसी दृष्टि से अगर पूरे साहित्य को देखा जा गया या देखा जाने लगा या देखा जा रहा है तो वह दृष्टि भी एकांगी होगी। कहाँ तो साहित्यकार को समाज को राह दिखानी थी, राजनीति को राह दिखानी थी, उसे मशाल बननी थी, लेकिन वह तो उसके पीछे चलने वाली चीज बन गई। कहने आगे आगे राजनीति, पीछे पीछे साहित्य, ये नहीं चलेगा। और ये जो भी चलेगा यह वास्तविक साहित्य नहीं हो सकता। अब तो बड़े पैमाने पर दक्षिणपंथी साहित्य भी रचा जा रहा है और जिसमें धर्म का बहुत बड़ा महत्व है, या जो नया राष्ट्रवाद है, जो हिंदू राष्ट्रवाद है, उसकी एक बड़ी छवि जो है दिखाई दे रही है। हिंदी साहित्य में भी वो काफी दिखाई दे रहा है। और इतिहास की जो बातें हैं उनको फिर से, एक तो जयशंकर प्रसाद ने कुछ इस तरह से कहानियां रची थी, वो छायावाद का दौर था, लेकिन लगता है कि दक्षिण पंथ के साथ फिर एक नया छायावाद उभर रहा है। ये बात सही है कि हिंदुत्व को लेकर या एक धर्म को लेकर लोगों में दोनों तरफ से कट्टरता बढ़ेगी। अगर एक तरफ कट्टरता आएगी तो दूसरी तरफ भी कट्टरता आएगी। लेकिन साहित्य ने हमेशा, पहले भी जो भी साहित्य रहा है जिसमें जो धार्मिक कथा वस्तु रही है या जो बातें रही है, वो उसको साहित्य ने बाद में छोड़ दिया, उसको धर्म का हिस्सा मान लिया। और उसमें से जो सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई बातें जो थी, जो समाज को प्रेरित करती थी, उतने को ही साहित्य ने स्वीकार किया। और अब भी वही होगा। यहाँ तक कि वामपंथी विचारधारा में भी जो सिर्फ वामपंथी विचार को पुष्ट करने वाली बातें थी, साहित्य ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसमें जो चीजें यथार्थ और जीवन और लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं, सिर्फ वही साहित्य ने बाद में स्वीकार किया। और आज भी वही, भविष्य में भले लिखा चाहे जो जा रहा हो, लेकिन पन्ने रगे जाने से और किताबों प्रकाशित हो जाने से कोई साहित्य नहीं बन जाता है। उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें से बचा क्या है। आप आज बहुत सारा वामपंथी साहित्य खारिज हो गया है क्योंकि उसमें सिर्फ विचारधारा की आप बात करते हैं। तो विचारधारा के लिए अलग से उसमें साहित्य की क्या बात है? आप वैचारिक पुस्तकें लिखिए, नॉन फिक्शन लिखिए, उसमें कौन मना कर रहा है? तो उसमें कोई बात नहीं है। आप धार्मिक पुस्तकें लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, अमित त्रिपाठी जैसे जो धार्मिक, नरेंद्र कोहली जैसे जो धार्मिक प्रसंगों को लेकर घटनाक्रम में फिर उपन्यास लिख रहे हैं।
लेकिन जी। उसमें देखना पड़ेगा कि वो धार्मिक प्रसंग बन के रह जा रहे हैं कि वो तुलसी और कबीर की तरह और मीराबाई की तरह जीवन के संदर्भ को, जीवन के दुख को, जीवन की व्यथा को, जीवन की जरूरत को वो व्याख्यायित कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो जीवन से जुड़कर अपनी बात कहते हैं तभी वो साहित्य बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और मैं नहीं मानता कि कोई विचारधारा, कोई किसी का धर्म जो है किसी को बुरी प्रेरणा दे सकता है। अगर मैं हिंदू हूँ और मैं साहित्य लिख रहा हूँ और ये मैं मानता हूँ हिंदू हूँ, तो उसमें बुरा क्या है? लेकिन सवाल ये है कि मैं क्रिएटिव क्या दे रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म से कौन सी दृष्टि ले रहा हूँ, मैं उसे इंसानियत के कौन से अच्छे तत्व ले रहा हूँ। अगर मैं उसमें से मनुष्य बनने के बेहतर तत्व लेकर अगर साहित्य रच रहा हूँ तो ये कोई अभिशाप वाली बात नहीं है। मैं कोई अगर इस्लाम से कोई मुसलसल ईमान लेने की बात करता हूँ तो और साहित्य रचता हूँ तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं अगर ईसाइयत से कोई बेहतर बात लेकर, क्योंकि पूरे धर्म की रचना दरअसल एक बेहतर मनुष्य की सृष्टि करना ही तो रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम अगर अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं तब चीजें जो है वो गलत दिशा में जाती है। साहित्य में भी वही होगा। बहुत सी बातें जो मौजूदा साहित्य के बारे में आपने बताई हैं, जहाँ जिस तरह जा रहा है, और अपनी संग्रह के बारे में नॉस्टैल्जिया के लेकर जो साहित्यकारों के बीच में या जो विवाद की चीजें हो सकती हैं, आपने बड़े सलीके से उसको स्पष्ट किया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अभिज्ञात जी, और फिर मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम में। नमस्कार सुधीर राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह अभिज्ञात का कविता संसार है। यहाँ चुप्पियाँ बोलती हैं और हर दुख का स्वागत है। हिंदी के प्रख्यात आलोचक और कवि केदारनाथ सिंह अभिज्ञात में गालिब के उस रूप को पाते हैं जो अपने टूटने की आवाज़ का भी स्वागत करता है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न पत्रकार, कवि, उपन्यासकार और अभिनेता डॉक्टर हृदय नारायण सिंह में छुपी इन अपार संभावनाओं को भांपकर ही कवि हिंदी के मूर्धन्य कवि हरवंश राय बच्चन ने अभिज्ञात उपनाम दिया था। इस उपनाम की लेखनी 30 साल से निरंतर रचना के नए संसार रच रही है। अभिज्ञात का 10वां काव्य संग्रह जरा सा नॉस्टैल्जिया हमारे हाथ में है। अभिज्ञात का कविता संसार संभावनाओं का सागर है। उसे पढ़ना किसी उफनते सागर में नौका विहार है। ये सागर कहीं एकदम शांत है तो कहीं ऊंचे ज्वार हैं, कहीं भावनाओं के भाटे हैं तो कहीं चक्रवात और भंवर हैं। मगर इस समुद्र के सफ़र में आप अकेले होकर भी अकेले नहीं होते। अभिज्ञात की कविता आपके साथ होती है। अभिज्ञात का कविता संसार निरंतर विस्तार की प्रक्रिया में है। अब तक प्रकाशित 10 कविता संग्रह, उनमें मौजूद अभिव्यक्ति की अपरिमित संभावनाओं के 10 द्वार हैं। एक ए दहन हमारे अंदर, भग्न नीड़ के आर पार, आवारा हवाओं के खिलाफ चुपचाप, वह हथेली, दी हुई नींद, सरापता हूँ, खुशी ठहरती है कितनी देर, 20वीं सदी की आखिरी दहाई, कुछ दुख कुछ चुप्पियाँ और जरा सा नॉस्टैल्जिया। 10 कविता संग्रहों के अलावा उनके 2 उपन्यास अनचाहे दरवाजे पर और कला बाजार तथा 2 कहानी संग्रह मनुष्य तथा मत्स्य कन्या और तीसरी बीवी आ चुके हैं।